सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। कल हमने पढ़ा था ऑपरेटर के बारे में। हमने ऑपरेटर की परिभाषा पढ़ी थी संकारक की। उसके बाद हमने संकारकों के प्रकार पढ़ना शुरू किए थे। कल हमने रैखिक संकारक पढ़ लिया था और उसके बाद रैखिक संकारक की विशेषताएं पढ़ ली थी। उसके बाद हमने संलग्न संकारक पढ़ा था। उसके बाद अगला संकारक है हर्मिटी संकारक। इसे इंग्लिश में हर्मिशियन ऑपरेटर भी कहते हैं। हर्मिटी संकारक की परिभाषा देखिए, यदि कोई रैखिक संकारक यानी हर्मिटी संकारक की परिभाषा लिखने से पहले हमें रैखिक संकारक की परिभाषा याद होनी चाहिए। हर्मिटी संकारक इसे हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। देखिए, यदि कोई रैखिक संकारक यदि कोई रैखिक संकारक उसे मान लेते हैं हम ए कैरेट। यह है, इसे इकाई सदिश की तरह ए कैप नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है, ए कैरेट। दो तरंग फलनों कल हमने दो तरंग फलन संलग्न संकारक पढ़ते समय कौन कौन से बने थे, साई व फाई। दो तरंग फलनों साई व फाई के लिए निम्न आयतन समाकलन का पालन करता है। निम्न आयतन समाकलन का पालन करता है, यानी निम्न आयतन समाकलन को परिभाषित करता है। इस आयतन समाकलन की कौन सा प्रतिबंध है, इंटीग्रल ए कैरेट और पहला तरंग फलन साई स्टार, दूसरा तरंग फलन फाई और आयतन समाकलन के लिए डीवी बराबर समाकलन साई पहला तरंग फलन स्टार और हमारा रैखिक संकारक ए कैरेट फाई डीवी, इसका पालन करें। यदि कोई रैखिक संकारक इस आयतन समाकलन के प्रतिबंध का पालन करता है या इस आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है तो वह संकारक या संकारक ए कैरेट हर्मिटी संकारक कहलाता है। संकारक ए कैरेट हर्मिटी संकारक कहलाता है। ए कैरेट को हर्मिशियन ऑपरेटर या हर्मिटी संकारक कहते हैं। अगला देखिए, एकिक संकारक। अगला संकारक है एकिक संकारक। कोई संकारक यू कैरेट है और यू कैरेट एक ही संकारक कब कहलाता है, कोई संकारक यू कैरेट एक ही संकारक कहलाता है यदि यह इस प्रतिबंध का पालन करे। यू कैरेट और यू संलग्न संकारक का मान इकाई हो। ये तो यू कैरेट है, हमने कोई संकारक माना है और ये यू और प्लस का ऊपर चिन्ह लगाते इसे हम बोलते हैं यू संलग्न संकारक। इसका मान इकाई हो या इसका मान 1 हो तो वह संकारक
एक एक की संकारक कहलाता है। अगला टॉपिक है प्रत्याशा मान, एक्सपेक्ट वैल्यू। प्रत्याशा मान, गतिकीय चरों के लिए प्रत्याशा मान। प्रत्याशा मान, जैसे कोई गतिकीय चर है ए, मान लीजिए कि कोई गतिकीय चर ए है और इसका संकारक ए कैरेट है, तो किसी कण की अवस्था विभव साई आर पर निर्भर करती है या साई आर द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ए का प्रत्याशा मान इस सूत्र द्वारा दिया जाता है। माना कोई गतिकीय चर या माना एक गतिकीय चर, माना एक गतिकीय चर ए है और इसका संकारक ए कैरेट है और इसका संकारक ए कैरेट है, तो किसी कण की अवस्था, किसी भी कण की अवस्था किस पर निर्भर करती है? विभव पर। तो किसी कण की अवस्था विभव साई आर टी द्वारा व्यक्त की जाए या द्वारा रिप्रेजेंट की जाए, तो चर ए का प्रत्याशा मान क्या होगा? ए का प्रत्याशा मान ये होगा, एक के प्रत्याशा मान को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिस कोई गतिकीय चर को बीच में लिखेंगे और दोनों ओर लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे, इसे कहते हैं ए का प्रत्याशा मान। ए का प्रत्याशा मान होगा समाकलन साई स्टार और हमारा संकारक ए कैरेट साई और डी टॉय, इसे डी टॉय भी लिखते हैं और आयतन समाकल के लिए हम डीवी भी लिख सकते हैं। बट्टा, इसके नीचे बट्टा में लिखेंगे प्रसामान्यकृत तरंग फलन। प्रसामान्यकृत तरंग फलन होता है इंटीग्रल साई स्टार साई डी टॉय, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और प्रसामान्यकृत तरंग फलन की क्या विशेषता होती है? प्रसामान्यकृत तरंग फलन के लिए प्रसामान्यकृत तरंग फलन का मान 1 होता है, इसका मान होगा 1। प्रसामान्यकृत तरंग फलन का मान, प्रसामान्यकृत तरंग फलन का आयतन समाकल हमेशा 1 होता है। अतः प्रसामान्यकृत तरंग फलन के, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो किसका प्रत्याशा मान आएगा? प्रसामान्यकृत तरंग फलन के, प्रसामान्यकृत तरंग फलन के चर का प्रत्याशा मान क्या होगा?
इसकी जगह हम 1 रख देंगे, 1 का भाग देंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रसामान्यकृत तरंग फलन के चर का प्रत्यासमान होगा इंटीग्रल साई स्टार ए कैरेट साई डी टॉय। यह है प्रसामान्यकृत तरंग फलन के चर का प्रत्याशा मान। अगला प्रत्याशा मान है स्थिति का प्रत्याशा मान। स्थिति को हम जानते हैं x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है स्थिति का प्रत्याशा मान। स्थिति का प्रत्याशा मान स्थिति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। तो इसका प्रत्याशा मान के लिए x के बाईं ओर लेस देन का और x के दाईं ओर ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। बराबर ऊपर लिखेंगे आयतन समाकलन के अंदर साई स्टार x कैरेट। हमारे पास कौन सी भौतिक राशि गति के चर है? x है स्थिति, और उसका संकारक होगा x कैरेट साई डी टॉय बटा प्रसामान्यकृत तरंग फलन होगा साई स्टार साई डी टॉय। यह है प्रसामान्यकृत तरंग फलन। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। आगे देखिए संवेग का प्रत्याशा मान क्या होगा? संवेग को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? px से, यानी x दिशा में संवेग बराबर ये आयतन समाकलन का चिन्ह साई स्टार। संवेग के लिए संकारक कौन सा होता है? -i(h) कट। कल हमने एक सारणी बनाई थी विभिन्न भौतिक राशि और उनके संकारक -i(h) कट डेल अपॉन डेल x और यहाँ पे साई डी टॉय बटा प्रसामान्यकृत तरंग फलन साई स्टार साई डी टॉय। आगे देखिए ऊर्जा का प्रत्याशा मान क्या होगा? ऊर्जा को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेस देन ये ग्रेटर देन, ये प्रत्याशा मान का चिन्ह है। बराबर समाकलन का चिन्ह साई स्टार। ऊर्जा का संकारक हमने लिखा था i(h) कट डेल साई अपॉन डेल टी। ये लिखा था ऊर्जा के लिए -i(h) कट डेल साई अपॉन डेल टी डी टॉय बटा प्रसामान्यकृत तरंग फलन साई स्टार साई डी टॉय। ये है विभिन्न गति के चरों के प्रत्याशा मान। अन्य जो चर, अन्य ऐसे गति के चर जिनके संकारक हमें पता है उनके लिए हम प्रत्याशा मान लिख सकते हैं। आगे देखिए ये दूसरी यूनिट हमारी पूरी हो गई है। इसके बाद हम अगली यूनिट करेंगे तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में पहला टॉपिक है एक विमीय बॉक्स में कण। तीसरी यूनिट है यहाँ पर प्रत्याशा मान के बाद यूनिट सेकंड समाप्त होती है। आज हम तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3। तीसरी यूनिट का पहला टॉपिक है एक विमीय बॉक्स में कण।
एक विमीय बॉक्स में कण देखिए हमारे पास एक कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वह कण एक विमीय बॉक्स में गतिशील है। एक विमीय बॉक्स से तात्पर्य यह है कि हमारा बॉक्स x अक्ष पर स्थित है और इस बॉक्स की लंबाई a है और कण में बॉक्स के अंदर कण का विभव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। देखिए हम चित्र से रिप्रेजेंट करते हैं। माना ये कोई बॉक्स है और एक विमीय बॉक्स है। इस बॉक्स की चौड़ाई a है। ये x बराबर यहाँ पर मूल बिंदु 0, ये a चौड़ाई का बॉक्स है, ये चौड़ाई है a और यहाँ पर विभव, बॉक्स के बाहर विभव का मान अनंत है और बॉक्स के अंदर विभव का मान 0 है। कैसे हम लिख सकते हैं? v का मान 0 कहाँ पर है, यानी विभव का मान 0 कहाँ पर है, यानी जब x का मान 0 से a के बीच में है। देखिए चित्र से, जब x का मान 0 से a के बीच में है तब विभव क्या है? 0। और विभव का मान अनंत कब है? विभव का मान अनंत बॉक्स से बाहर है। चित्र से हमें दिखाई दे रहा है। अगर x का मान a से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, यानी 0 से छोटा होने का तात्पर्य यहाँ पर और a से बड़ा होने का तात्पर्य है यहाँ पर, दोनों ही दिशा एक विमीय बॉक्स के बाहर है। और हम जानते हैं, चित्र से स्पष्ट है, एक विमीय बॉक्स के बाहर विभव का मान अनंत है और एक विमीय बॉक्स के भीतर विभव का मान 0 है। और माना इस बॉक्स के अंदर ये कोई कण है, इस कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और यह कण एक विमीय बॉक्स जिसकी चौड़ाई a है उसमें गतिशील है और बॉक्स पर विभव का मान इस प्रकार परिभाषित है। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, हमने श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी और एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण हमने क्या लिखी थी? एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण हमने लिखी थी -h² d2 साई dx स्क्वायर प्लस v साई बराबर e साई। ये हमने एक विमीय बॉक्स के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी। आइए पक्षांतरण करेंगे, e को बाईं साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा d2 साई dx स्क्वायर प्लस 2m बटे h कट का स्क्वायर और e माइनस v इंटू साई बराबर 0। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए, चूंकि x बराबर 0 और x बराबर a पर देखिए विभव का मान कितना है? अनंत है। x बराबर, चित्र से भी स्पष्ट है, समीकरण 1 से भी स्पष्ट है, x बराबर 0 पर विभव अनंत है, x बराबर a पर भी विभव क्या है? अनंत है। अतः इन स्थानों पर साई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कौन कौन से स्थानों पर? x बराबर 0 पर और x बराबर a पर। या हम परिसीमा प्रतिबंध भी बना सकते हैं कि साई बराबर 0 मान कहाँ पर होगा? एट x बराबर 0 एंड x बराबर a पर। समीकरण नंबर 3, यानी साई का मान 0 कहाँ पर है? x बराबर 0 पर है और x बराबर a पर है। बॉक्स के बाहर
कण नहीं जाएगा या कण का अस्तित्व नहीं होगा। बॉक्स के भीतर श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी? ये तो संपूर्ण के लिए है और ये केवल बॉक्स के भीतर श्रोडिंगर समीकरण है। बॉक्स के भीतर श्रोडिंगर समीकरण होगी क्या होगी? बॉक्स के भीतर क्या होगा? v का मान 0 कर देंगे, यानी इस समीकरण से हम लिख सकते हैं d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बटे h कट स्क्वायर और e साई बराबर 0। समीकरण नंबर 4। अगर हम मान लेते हैं k का मान लेते हैं k स्क्वायर का मान 2me अपॉन h कट स्क्वायर है। समीकरण नंबर दे देते हैं 5। k स्क्वायर कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, अतः समीकरण 5 से समीकरण 4 में अगर हम मान रख दें तो k स्क्वायर का मान रखने पर, यानी समीकरण 5 को समीकरण नंबर 4 में रखने पर समीकरण 5 को समीकरण नंबर 4 में रखने पर, आइए 5 को अगर 4 में रखेंगे तो अगला समीकरण हमारे पास आ जाएगा d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई होगा, उससे बराबर की दूसरे पक्ष पे ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस के स्क्वायर साई। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 में देखिए कौन सी घात का अवकल समीकरण है? दूसरी कोटि का अवकल समीकरण है। अगर कोई दो समीकरण दो घात की अवकल समीकरण का हल होता है या दो घात की अवकल समीकरण होती है तो उसके लिए साई का मान होता है a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स, ये उसका हल है। अगर कोई समीकरण दो घात की है तो उसका ये हल है। समीकरण 7 पर हम परिसीमा प्रतिबंध लगा देंगे। परिसीमा प्रतिबंध कहाँ है? ये है x बराबर 0 पर v का मान, x बराबर 0 और x बराबर a पर साई का मान क्या है? 0। सबसे पहले हम पहला परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे। पहला परिसीमा प्रतिबंध क्या है कि x बराबर 0 पर साई बराबर 0 है, ये पहला और ये दूसरा। पहला परिसीमा प्रतिबंध है x बराबर 0 पर साई बराबर 0। समीकरण 7 में ये परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे, साई की जगह 0 रख देंगे, x की जगह भी 0 रखेंगे। x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा उत्तर आएगा 0। कोस 0 का मान 1, यानी b बराबर 0। क्या आएगा? b बराबर 0। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 को समीकरण 7 में रखो, क्या आएगा? साई बराबर a साइन के एक्स। समीकरण नंबर 9। अब समीकरण 7 में दूसरा परिसीमा प्रतिबंध लगाइए। दूसरा परिसीमा प्रतिबंध क्या है? x बराबर a पर साई बराबर 0, साई का मान 0 और x बराबर a पर, या x बराबर a पर साई का मान क्या होगा? 0, यानी दूसरा परिसीमा प्रतिबंध है साई बराबर 0 पर x बराबर a। रखिए समीकरण नंबर 9 में रखिए साई बराबर 0 और x बराबर a, तो कैपिटल A साइन के a। इस a का मान 0 नहीं है, ये एक नियतांक है, इसका मतलब साइन के a का मान क्या होगा? 0 होगा। साइन के a बराबर 0। साइन का मान कब 0 होता है? जब साइन का मान पाई की पूर्ण घात हो तभी साइन का मान हमेशा 0 होता है। यानी साइन से साइन कटेगा तो क्या आएगा? के ए बराबर एन पाई, तो के का मान क्या आएगा? एन पाई बटा ए। समीकरण नंबर 10। समीकरण नंबर 10 को 5 व 9 में रखने पर, समीकरण नंबर 10 को 5 व 9 में, 5 कौन सा है? ये
और 9 कौन सा है, ये। अगर समीकरण नंबर 10 को हम बारी बारी से k का मान 5 और 9 में रखें तो हमें आइगन मान और आइगन फलन प्राप्त होगा। समीकरण 9 से आइगन फलन प्राप्त होगा और समीकरण नंबर 5 से आइगन मान प्राप्त होगा। पहले समीकरण नंबर 10 को हम समीकरण नंबर 5 और 9 में रखने पर सबसे पहले देखो समीकरण नंबर 10 को हम 5 में k की जगह क्या लिखेंगे, n पाई अपॉन a, यानी समीकरण नंबर 10 को 5 में रखने पर बोलो k स्क्वायर की जगह क्या होगा, n पाई बटा a का स्क्वायर बराबर 2m e बटा h कट स्क्वायर। ई एन यानी हम ऊर्जा मान लेते हैं, वहाँ पर E लिखा हुआ है यानी पहली ऊर्जा, ई एन का मतलब nवीं ऊर्जा। ई एन का मान यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ई एन का मान आएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ये किसका मान है, ई एन का यानी आइगन मान। आइगन मान और आइगन फलन जानते हैं हम, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ्स में था। इससे हम पहली ऊर्जा की गणना करें, अगर n की जगह हम 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पहली ऊर्जा की मान आएगा E1, n की जगह 1 रखो, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बटे 2m a स्क्वायर। इसको हम वापिस इस समीकरण से लिखेंगे, यानी इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 11, इसे हम दे देते हैं 12। समीकरण नंबर 12 को समीकरण नंबर 11 में रखने पर 12 को 11 में रखेंगे तो आएगा ई एन बराबर n स्क्वायर E1। समीकरण नंबर 13। देखिए समीकरण 13 से स्पष्ट है कि आइगन वैल्यू असतत है। कैसे, हम E1, E2 और E3 का अनुपात निकालें तो ये अनुपात क्या प्राप्त होगा, ये अनुपात ऐसे ही प्राप्त होगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बटा 2m a स्क्वायर अनुपात 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बटा 2m a स्क्वायर अनुपात 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ऐसे अनुपात चलता जाएगा। ये क्या अनुपात है, ये इस प्रकार अनुपात है E1, E2, E3, इनका अनुपात क्या है, यानी ये काट देते हैं 1 4 9, 1 4 9, ऐसे अनुपात चलता जाएगा। इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 9 में रखो। 10 को कहाँ रखेंगे, 9 में रखेंगे। 10 को 9 में रखने पर हमें किसका मान प्राप्त होगा, तरंग आइगन फलन का। साई बराबर a साइन k की जगह n पाई अपॉन a इंटू एक्स। समीकरण नंबर 14। अगर समीकरण नंबर 14 से a का मान प्राप्त करें तो वह a का मान आएगा √2 अपॉन a। समाकलन से हम ज्ञात कर सकते हैं, साधारण है, पर असामान्यकृत तरंग फलन की सहायता से भी ज्ञात सकते हैं। अब इसको समीकरण नंबर 15, समीकरण इस a का मान रखेंगे तो समीकरण 14 आएगा साई बराबर √2 बटा a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 15। समीकरण नंबर 15 आइगन फलन और समीकरण नंबर 11 आइगन मान है। इस प्रकार एक विमीय बॉक्स की तरह अगला टॉपिक हमारा रहेगा 3 विमीय बॉक्स। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी, उसके बाद उस श्रोडिंगर समीकरण में हमने परिसीमा प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद बॉक्स के भीतर श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी,
तो हमें द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण यानी समीकरण नंबर 6 प्राप्त हुई। और उसके बाद हमने परिसीमा प्रतिबंध का 2 बार प्रयोग किया और दोनों बार प्रयोग करने के बाद हमें समीकरण नंबर 10 प्राप्त हुई। समीकरण नंबर 10 को सबसे पहले समीकरण नंबर 5 में रखा तो हमें आइगन मान प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 10 को समीकरण नंबर 9 में रखा तो हमें आइगन फलन प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा ज्ञात करना और तरंग फलन ज्ञात करने के लिए हमें एक विमीय बॉक्स की गणना करना आसान है। समीकरण नंबर 15 क्या है? आइगन फलन। और आइगन मान क्या है? समीकरण नंबर 11 आइगन मान। प्रश्न ऐसे ही आएगा कि एक विमीय बॉक्स में कण के लिए कण की गति के लिए आइगन मान एवं आइगन फलन प्राप्त कीजिए। अगर आइगन मान पूछे तो 11 तक और आइगन फलन पूछे तो समीकरण नंबर 15 तक हमें ज्ञात करना है। आज के लिए सभी विद्यार्थियों के इतना ही। धन्यवाद। कल अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे